हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम माय डियर कैंडिडेट। आप सभी लोगों के बीच आज फिर हम सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल को पढ़ेंगे, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में उसका कल आकार जाना, कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, इसके बारे में जाना। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं इनके बारे में जानेंगे कि क्या, कहाँ से क्या लाया गया। तो आज देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है। कल हमने देखा कि चारों तरफ के इसके स्थल देखा। उत्तर में हमने देखा कि जो मांडा और अखनूर जिला कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में, यानी मांडा अखनूर जिला जम्मू कश्मीर में पड़ता है, चिनाब नदी के किनारे स्थित है। 1982 में इसकी खुदाई करवाई गई। किसने किया था खुदाई, किसने करवाया? ये थे जगपत जोशी और मधुबाला ने। और जो यहाँ से मिला हड़प्पा कालीन मृतभांड मिला। मृतभांड का मतलब होता है, मृतभांड का मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन। फिर इसका जो दक्षिणी छोर में मिला हमें, ये था दायमाबाद, महाराष्ट्र में पड़ता है। गोदावरी नदी, एक प्रवरा नदी है, कल हमने बताया था। प्रवरा नदी जो गोदावरी नदी की सहायक नदी है, उस किनारे का क्षेत्र दायमाबाद, महाराष्ट्र में। अब इसकी खुदाई 3 बार हुई। फर्स्ट बार 1958 से 59 में हुई थी, M.N. देशपांडे ने करवाया था। और जो दूसरी खुदाई हुई ये 1974 से 75 में S.R. राव ने करवाया था। और अंतिम खुदाई ए सली ने करवाया था 1976। यहाँ से जो मिली थी कब्रें मिली थी, और कब्रें कैसी थी? पक्की ईंटों की थी। यानी वहां की जो कब्र बनाई जाती थी पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। ईंटें भी 2 से 3 प्रकार की मानी जाती। जैसे में आपने देखा होगा कि एक मिट्टी की ईंटें होती हैं जो एकदम कच्ची होती, फिर उसको पकाया जाता है। एक नॉर्मल पकाया जाता है जिससे रोड या सड़कें बनाई जाती हैं, और दूसरा एक एकदम ज्यादा पकी होती है तो उससे घर बनाया जाता है। तो पक्की ईंटें थे जिसे उत्तर से दक्षिण में दफनाया गया था। जैसे आज हम अपने घरों में किसी के मर जाने के बाद, या जो हमारी संस्कृतियां हैं, उत्तर से दक्षिण लिटाया जाता है मरने के बाद, उस तरह से पहले से दफनाया जा रहा है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास भी ये ज्ञान था। आगे हम पश्चिम वाले छोर में देखेंगे सूत कांगेडोर, बलूचिस्तान का क्षेत्र। हमने बताया था कल कि पाकिस्तान को जब भौगोलिक भागों में बांटेंगे तो बलूचिस्तान क्षेत्र पश्चिमी दक्षिणी में आएगा पाकिस्तान का। दास नदी के किनारे स्थित है। यहाँ 1927 में इसकी खुदाई R.L. स्टाइल ने करवाया था। कौन? R.L. स्टाइल ने करवाया था। यहाँ से एक दुर्ग मिला। दुर्ग का मतलब होता है किला। दुर्ग का मतलब किला से है, और किला का मतलब आप तो देखेंगे लाल किला है, फिर बहुत से किलाएं हैं। महाराजा प्रतापगढ़ में जो किला है, इस तरह से है। एक चट्टान पर बना मिला, यानी ये जो किला था बहुत ऊंचाई के चट्टानों पर बना था। कोई मोहरें प्राप्त नहीं हुई, कोई भी मोहर नहीं यहाँ से मिली है। इसके पूर्वी क्षेत्रों में देखेंगे आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, जो कि मेरठ में है। इसकी खुदाई 1958 में Y.D. शर्मा ने करवाई थी। यहाँ से रोटी बेलने की चौकी और कटोरे का साक्ष्य मिला। रोटी बेलने वाला जो घर में चौकी होती है ना, चौका जिसे बोलते हैं, कटोरे का साक्ष्य जिसमें लोग भोजन करें। आशा है कि इतनी बातें समझ में आई होंगी। इसको नोट रखेंगे और याद रखेंगे कि पश्चिमी क्षेत्र में कौन आता है, दक्षिणी क्षेत्र में कौन आता है, उत्तरी क्षेत्र में, और इधर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में कौन कौन लोग आते हैं। इन सारी चीजों को याद रखेंगे आप। और पिछली क्लासों में जो कुछ भी नहीं समझ में आता उसको कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे कि क्या चीजें नहीं समझ में आती हैं। इसको आशा है कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं। जो चीजें नहीं समझ में आती हैं उसको कमेंट सेक्शन में बताएं, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करवाते रहें, एक दूसरे से बताएं उनको। और कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल दिया गया है। आपको जो भी सुझाव या
डाउट संदेह देना लेना है उसको आप कर सकते हैं। अब आगे हम सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के बारे में हम पढ़ेंगे और इन स्थलों के बारे में जानेंगे कि क्या क्या मिला है। सिंधु घाटी के सभ्यता के स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। पहला जो स्थल मिला इसमें ये था हड़प्पा। हमने कल भी इसके बारे में चर्चा किया, ये पाकिस्तान में है और हड़प्पा नामक स्थल पाकिस्तान सिंध वाले प्रांतों में, जो पंजाब सिंध है। हड़प्पा जो स्थल है इसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी ने करवाया था और हमने कल बताया भी था कि जब पुरातत्व विभाग सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई, उसमें जो जांच करने के लिए नियुक्त किया गया तो जॉन मार्शल उसके अध्यक्ष बनाए गए और उनकी टीमों में शामिल थे दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी और बहुत से लोग जिन्होंने एक भूगोलवेत्ता या भूभौतिकवेत्ता के नाम से जिन्हें भूगर्भ शास्त्री कहा जा सकता है, उन्होंने इसकी खुदाई करवाई और जांच करवाई। इससे जो मिलने वाली वस्तुएं हैं उसको देखेंगे। मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत, मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत, मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत, बड़ी इमारत। यहाँ से जो मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत है वो है एक 12 कक्षों का, एक 12 कक्षों का, एक 12 कक्षों का अन्नागार का अन्नागार। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा नामक स्थल है, यहाँ से जो मिलने वाली बड़ी इमारत है एक 12 कक्षों का अन्नागार। अन्नागार का मतलब अन्न का जहाँ भंडार हो, अन्नागार, अन्नागार का मतलब जहाँ अन्न का क्या हो, भंडागार हो। और यहाँ से जो प्राप्त वस्तुएं हुई, एक कब्रिस्तान, ये सारी चीजें पूछी गई है परीक्षाओं में। एक कब्रिस्तान, एक कब्रिस्तान, एक कब्रिस्तान मिली जिसे जिसे कहा गया, जिसे कहा गया, क्या कहा गया, R37, यानी कोष्टक में हम लिख सकते हैं समाधि, समाधि 37, समाधि 37। हुआ क्या है, जब सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा नामक स्थल की दयाराम साहनी खुदाई करवा रहे थे तो उस समय एक कब्रिस्तान मिली और एक कब्रिस्तान जहां पर मिली वहां पर लगभग इस तरह से 57 लोगों का शव पड़ा था और शव की जब खुदाई करवाई गई तो उसमें से जो 20 थे, ये 57 लोग थे कब्र में, 20 नष्ट हो गई थी। जो 20 कब्रें थी एकदम नष्ट हो गई थी, बची जो 37, इसी की बाद में चल करके ये आगे इनको रिसर्च किया गया, इसीलिए इसका जो नाम दे दिया गया, क्या नाम दे दिया गया, R37 यानी समाधि 37 नाम दे दिया गया। आगे इस सभ्यता से स्त्री के कहीं कहीं गर्भ देता है, कहीं कहीं उदर देता है। उदर का मतलब यहाँ पीठ से, ठीक, इसको समझते हैं। और कहीं कहीं गर्भ से उगते हुए पौधे को दिखाया गया है, पौधे को दिखाया गया है,
यानी इसको हम कह सकते हैं यानी उर्वरता देवी का साक्ष्य, उर्वरता देवी का साक्ष्य। हड़प्पा कालीन स्थल से स्त्री के गर्भ से यानी उसके पेट से या कहीं कहीं गर्भ से देता है उगते हुए पौधे को दिखाया गया, तो ऐसा माना जाता है कि उर्वरता की देवी को दिखाया गया, यानी उर्वरता की देवी का साक्ष्य भी कहाँ से मिला है? हड़प्पा कालीन स्थल से मिला। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? आपको हमने कल बताया था, रावी नदी के किनारे स्थित हड़प्पा नामक स्थल है, जिसकी खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 में करवाई थी। सबसे मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत 12 कक्षों का अन्नागार, इसको याद रखेंगे, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 12 कक्षों का अन्नागार, अन्नागार का मतलब होता है अन्न का भंडार। एक कब्रिस्तान मिली जिसे RS-37 कहा जाता है, हमने इसको भी बताया। RS-37 क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब इसकी खुदाई करवाई गई तो जो व्यक्तियों की वहां पर कब्र मिली कब्रिस्तान में, लगभग 57 लोगों की कब्रें मिली और 57 में से 20 नष्ट हो गई थी, जिसमें से बची थी 37 सही, जिसपे आगे रिसर्च किया जा सका, इसीलिए इसे R-37 नाम दे दिया गया, यानी समाधि 37 नाम दे दिया गया। फिर अगला जो इम्पोर्टेंट है, स्त्री के गर्भ से यानी उधर से उगते हुए पौधे को दिखाया गया, जिसे उर्वरता देवी का क्या साक्ष्य माना जाता है। इतने इम्पोर्टेंट है, वनडे एग्जाम की दृष्टि से इससे बाहर कुछ पूछा ही नहीं जाता है। हमने पिछले 10 से 15 सालों के पेपर का विश्लेषण करके इसको बता रहे हैं। आप इतना अगर 3 पॉइंट 4 पॉइंट जो भी कुछ हमने बताया, अगर इसको याद रखते हैं तो इससे कुछ ज्यादा बाहर नहीं पूछा जाएगा। आगे हम देखेंगे मोहनजोदड़ो दूसरे स्थल के बारे में। यूट्यूब पर हमारे चैनल उमाकांत यादव सर को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। मोहनजोदड़ो, और जो तैयारी करने वाले हैं उनको भी बताते रहे। दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो, इसकी भी कल हमने बताया खुदाई किसने करवाया है, किस नदी के किनारे है, कहाँ पर पड़ता है, ये सारी चीजें अब आपको भी ढूंढना है, आपका काम है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे, सिंध प्रांत, लड़काना जिला, पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो की जो खुदाई है किसने करवाया था? हमने कल बताया था, RD बनर्जी ने करवाया था। और इसका पूछा जाता है कि अर्थ सिंधी भाषा, सिंध प्रांत की भाषा, सिंधी भाषा में अर्थ, इसका सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में इसका अर्थ है मृतकों का टीला। तो यहाँ से आगे देखेंगे जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, किस किस चीजों का प्राप्त हुए हैं। सबसे बड़ी इमारत यहाँ से भी मिली। सबसे बड़ी इमारत, इस मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी जो इमारत हुई, सबसे बड़ी इमारत खुदाई के बाद, सबसे बड़ी इमारत एक विशाल स्नानागार, एक विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार, स्नानागार यानी सभ्यता का जो सबसे बड़ा इमारत। हड़प्पा में हमने देखा सबसे बड़ी इमारत अन्नागार मिला, और इसमें स्नानागार का मतलब जैसे आंगन होता है, आज भी हमारे गांव क्षेत्रों में देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में स्नानागार के लिए आंगन जो घर में बनाए जाते हैं बहुत बड़े बनाए जाते हैं। तो बहुत बड़ी इमारत मिली, एक विशाल, सॉरी हाँ अन्नागार अभी लिखिए, अन्नागार, स्नानागार इसके बाद आएगा, अन्नागार, 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 सबसे एक विशाल अन्नागार मिला। फिर सबसे प्रसिद्ध इमारत, सबसे प्रसिद्ध इमारत, सबसे जो प्रसिद्ध इमारत मिली वो मिली एक विशाल स्नानागार, एक विशाल, यहाँ से भी स्नानागार मिला, विशाल स्नानागार।
विशाल स्नानागार, यानी सबसे बड़ी इमारत, एक अन्नागार यहाँ से भी मिला, सबसे बड़ी प्रसिद्ध इमारत, एक स्नानागार मिला। आगे देखेंगे नटराज की मूर्ति, नटराज की मूर्ति यानी कोष्टक में हम लिख सकते हैं इसको भगवान शिव की मूर्ति, भगवान शिव की मूर्ति यानी जो शिव जी तांडव कर रहे हैं वो वाली जो गोल चक्कर एक देखे होंगे गोले में बनी हुई शिव तांडव की मूर्ति, उसी को बोलते हैं नटराज की मूर्ति। भगवान शिव की मूर्ति भी कहाँ से मिली थी? मोहनजोदाड़ो से मिली थी। फिर आगे पशुपतिनाथ की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति। अब जो बात आती है पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है, ऐसा हमें माना जा सकता है कि यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो लोग भगवान शिव की पूजा किया करते थे, भगवान शिव को मानते थे, ऐसा हम कह सकते हैं। पशुपतिनाथ को मानते थे। पशुपतिनाथ की मूर्ति आज वर्तमान समय में कहाँ है? आप लोग इसको जरूर बताएंगे। याद रखिएगा पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है या पशुपतिनाथ का जो मंदिर है नेपाल में पड़ता है और उसका आधा सर हमारे केदारनाथ में है। आगे देखेंगे इसमें आगे मिला एक पुरोहित राजा की मूर्ति। और पुरोहित क्या होता है? जो पंडित जी हमारे कुल पुरोहित हैं उनमें के राजा के जो मूर्ति मिली। आगे जो मिला जो कि सबसे प्रसिद्ध और सबसे इम्पोर्टेंट है, ये है एक नर्तकी की मूर्ति, एक नर्तकी की मूर्ति। और हमने इसी को बताया था किससे बनी हुई थी? कांस्य से निर्मित है। किससे बनी थी? कांस्य से निर्मित। ये दोनों मूर्तियां हैं। कैसे बनी थी? कांसे से बनी थी, कांसे से बनी। और हमने कल भी बताया था कि पिछली क्लासों में कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कापर में टिन मिलाकर प्रयोग किया करते थे, इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। आगे आप इसको नोट करेंगे सब कुछ। नोट हो जाने के बाद आप एक बार कोई भी अगर इसमें डाउट होते रहते हैं तो आप अपने पिछली कक्षाओं में इसको पूछेंगे, सॉरी अगली कक्षाओं में। एक नर्तकी की मूर्ति, एक पुरोहित राजा की मूर्ति मिली जो कांसे से बनी थी, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली, नटराज की मूर्ति मिली, सबसे प्रसिद्ध इमारत एक विशाल स्नानागार मिला, सबसे बड़ी एक इमारत एक विशाल अन्नागार मिला। और मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। टीला का मतलब ढेर होता। आगे हम इसमें देखेंगे एक मुहर पर नाव का चित्र, एक मुहर पर नाव का चित्र। और याद रखेंगे इसको, मोहर ये अलग होती और ये मुहर अलग होती। मोहर ये मोहर उपरोक्त वाला जो हमने इसको लिखा है, ये पहले की जो महिलाएं हुआ करती थी गले में धारण किया करती थी, चौड़े से सोने के चांदी के बनी होती थी। और ये मुहर जो स्टैंप लगाए जाते हैं ये मुहर है, इसको याद रखेंगे, नोट कर लीजिए। इतना कोई दिक्कत परेशानी होती तो इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे हम देखेंगे प्रतीक
प्रत्येक मकान से एक कुएं का साक्ष्य, एक कुएं का साक्ष्य, एक कुएं का साक्ष्य। फिर अगला देखेंगे, इसमें जो मिला स्वास्तिक, स्वास्तिक, स्वास्तिक चिन्ह का साक्ष्य, चिन्ह का साक्ष्य। प्रत्येक मकान से कुआं मिला पानी पीने के लिए, यानी ऐसा माना जाता है जैसे आज हर घर में मोटर पंप या नल लगे हुए हैं पानी पीने के लिए, वैसे प्रत्येक घरों में पहले कुआं हुआ करते थे। स्वास्थ्य चिन्ह का साक्ष्य मिला मोहनजोदड़ो से, यानी उस समय के लोग भी शुभ लाभ जो आज लिखा जाता है स्वास्थ्य चिन्ह बनाकर, यानी ऐसा माना जाता है कि उस समय के लोगों को भी क्या था, ज्ञान था। स्वास्थ्य चिन्ह इसी प्रकार का होता है ना, ऐसे करके ऐसे रहता है, यही स्वास्थ्य चिन्ह है। ये स्वास्थ्य चिन्ह का साक्ष्य उस समय से मिला, यानी माना जा सकता है कि उस समय के लोग क्या किए, पूजा किया करते थे। अब आगे देखेंगे अगला स्थल, इतना इम्पोर्टेंट है किसी भी परीक्षा के लिए, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अगर इतना याद रख सकते हैं तो आरओ यारो समीक्षा अधिकारी तक के पेपरों में किसी भी प्रकार के आगे खंड शिक्षा अधिकारी की भर्तियां है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगला है चनहुदड़ो, चनहुदड़ो, चनहुदड़ो। चनहुदड़ो जो था एकमात्र ग्रामीण स्थल, एकमात्र ग्रामीण स्थल। अभी किसकी खुदाई किसने करवाई और कब हुई, किस नदी के किनारे स्थित है, कहाँ है वर्तमान में इसकी स्थिति, किस राज्य में, ये आपका भी काम बनता है सर्च करना, हमने कल इसको लिखवाया था। आगे लिखेंगे इसमें एक भी दुर्ग, और दुर्ग का मतलब हमने बताया है होता है किला, एक भी किला यानी दुर्ग नहीं मिला। यहाँ से एक भी, यानी माना जा सकता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था कौन, चनहुदड़ो, यहाँ से एक भी किला नहीं मिला। और फिर अगला लिखेंगे एक गोल, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से गोल ईंटों का साक्ष्य मिला, ईंटों का साक्ष्य मिला। यानी घरों में पहले के समय में देखे होंगे दो प्रकार के पिलर यूज किया जाते थे, एक तो जो है चौड़े हुआ करते थे, कुछ इस प्रकार से बने हुए होते थे, मतलब गोल में इस तरह से होकर के इस तरह से जुड़ते थे आकर के आपस में, गोल ईंटों से पिलर बनाए जाते थे लगा करके, गोल पिलर, वो गोल वक्राकार ईंटें यहाँ से प्राप्त हुई। आगे है लिपस्टिक के साक्ष्य, लिपस्टिक के साक्ष्य, यानी चनहुदड़ो से लिपस्टिक के भी साक्ष्य मिले। फिर आगे है चूड़ियों के साक्ष्य, चूड़ियों के साक्ष्य, जो लिपस्टिक जो महिलाएं यूज करती हैं वो चूड़ियों के साक्ष्य, ये भी। और चूड़ियों के लिए याद रखिएगा पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का जो फिरोजाबाद है, कांच की नगरी, सुहाग की नगरी, सर्वाधिक मात्रा में कांच से चूड़ियां वहीं बनाई जाती हैं, इसीलिए उसको सुहाग की नगरी, कांच की नगरी फिरोजाबाद को जाना जाता है, इसको याद रखेंगे। आगे देखेंगे बिल्ली होती है ना, बिल्ली गांव में या शहरों में, बिल्ली के पंजों का साक्ष्य, यानी ऐसा माना जा सकता है कि उस समय में बिल्लियां क्या थी। फिर
कुत्ते के पैरों के साक्ष्य, कुत्ते के पैरों के साक्ष्य भी मिला। फिर अगला है मनके। मनके इसका मतलब होता है माला, जो गले में पहना जाता है, माला। मनके बनाने के कारखाने। शुरू से देखेंगे एक मात्र ग्रामीण स्थल था, फिर है एक भी दुर्ग यानी एक भी किला नहीं मिला। यहाँ से गोल ईंटों का क्या मिला, साक्ष्य मिला। फिर यहाँ है लिपस्टिक के साक्ष्य मिले, फिर है चूड़ियों के साक्ष्य मिले, फिर बिल्ली के पंजों के साक्ष्य मिले, फिर कुत्ते के पैरों का साक्ष्य मिला और मन के माला बनाने के कारखाना मिले। इसको आप नोट करेंगे। चंद्रों के इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रही। हाँ, याद रखिएगा पिछले एनटीपीसी की परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी आगे हम लोथल पढ़ रहे हैं, जो तराजू का साक्ष्य भी पिछले एनटीपीसी प्री की परीक्षा में पूछा जा चुका क्वेश्चन। अगला स्थल आएगा लोथल। कहाँ पड़ता है, गुजरात। किस नदी के किनारे, होगो या भार्गव। फिर है लोथल। लोथल देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी पिछले एनटीपीसी में पूछा गया था, तराजू का साक्ष्य। एक तराजू जो वजन करने वाला मापतौल का होता है, एक तराजू का साक्ष्य, एक तराजू का साक्ष्य। अगला देखेंगे, यह इस सभ्यता का बंदरगाह था। इस सभ्यता का बंदरगाह था। अभी आप यहाँ से थोड़ा सा देखना, जो सिंधु घाटी की सभ्यता था उसी का एक बंदरगाह था। और बंदरगाह जब है, दो बंदरगाह थे, एक लोथल था और एक आगे अभी सुतकोदता के बारे में पढ़ेंगे उसके। और जब याद रखेंगे, जब ये है कि ये बंदरगाह है तो यहाँ से व्यापार होना तय, और जब व्यापार होगा तो वो इस सभ्यता की क्या हो जाएगी, व्यापारिक राजधानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, व्यापारिक राजधानी, वाणिज्यिक राजधानी, जहाँ से व्यापार संपन्न होते हैं। तो पूछा भी जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो, या हड़प्पा घाटी की जो हड़प्पा है, इसकी सभ्यता का जो व्यापारिक या वाणिज्यिक राजधानी रही है, तो हम लोथल को देंगे या सुतकोदता को, जो भी ऑप्शन मिले। आगे लिखेंगे, यहाँ से जब व्यापार हुआ करता था तो यहाँ से मिली हैं फारस की मुद्राएं। फारस की मुद्रा यह अपवाद माना जाता है, मुद्राएं, फारस की मुद्रा, यानी जो फारस है, फारस की खाड़ी, वहां से उधर की तरफ से देशों के यहाँ पर मुद्राएं आई थी, व्यापार थे, ऐसा माना जाता है। फिर अगला है चावल के दानों के साज। चावल के दानों के साज, दानों के साज यहाँ से मिलता है। फिर अगला है एक मम्मी, एक मम्मी का साज, एक मम्मी का साज। मम्मी का मतलब यहाँ 100 से, जो कि मिस्र जैसे देशों में रखा जाता था। आज भी 100 को जो लिटा करके उसमें बहुत से केमिकल को पोत करके रख दिए जाते हैं, उसको मम्मी बोलते हैं। फिर आगे है एक ऐसा भवन, यहाँ से एक ऐसा भवन मिला, एक ऐसा भवन, एक ऐसा भवन, एक ऐसा भवन जिसका मुख्य
दरवाजा, दरवाजा, मुख्य दरवाजा, मुख्य दरवाजा, सड़कों की तरफ खुला करता था, या ऐसा मिला कि जिसका दरवाजा किधर खुला हुआ मिलता था, मुख्य सड़क की तरफ खुला हुआ मिलता था, जिसका मुख्य दरवाजा सड़कों की तरफ खुला करता था या खुला हुआ मिला। यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। आगे देखेंगे हम अगले स्थल के बारे में, लोथल। इसको याद रखेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो बंदरगाह वाला है। अगला स्थल है बनावली। ज्यादा इम्पोर्टेंट उतना नहीं है बनावली, बस एक चीज यहाँ से साक्ष्य मिला, एक जल निकासी, जल निकासी प्रणाली, जल निकासी प्रणाली मिली। अगले स्थल के बारे में हम देखेंगे कालीबंगा। कालीबंगा या कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। इसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ से काली मिट्टियों की चूड़ियाँ, काली मिट्टी की चूड़ियाँ, मिट्टी की चूड़ियाँ मिली, काली मिट्टी की चूड़ियाँ मिली। अगला देखेंगे जूते हुए खेतों के साथ, जूते हुए खेतों के साथ, खेतों के साथ यहीं से मिले। साक्ष्य का मतलब प्रूफ। फिर हल के साथ, भाई जब खेत जुता है तो हल से ही जुता होगा। हल के साथ, हल के साथ। फिर आगे है अग्निकुंड, अग्निकुंड, अग्निकुंड या हवन कुंड के साथ, हवन कुंड के साथ। इतना नोट करेंगे, आगे देखा जाए। जल्दी नोट करिए। हो गया होगा। आगे देखेंगे, देखेंगे इस सभ्यता का सबसे, इस यानी सिंधु घाटी सभ्यता का, इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी हो गया। इस सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल था वो राखीगढ़ी था। आगे देखेंगे इस सभ्यता का, इस सभ्यता का पाकिस्तान में, पाकिस्तान में, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तान में, इस सभ्यता का पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के वाणिज्यिक व्यापारिक राजधानी आप याद रखेंगे। इस सभ्यता का पाकिस्तान में सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल कौन सा था?
सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, 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 मोहनजोदड़ो। अगला देखेंगे, घोड़े के अस्थियों का जो साक्ष्य मिला, घोड़े के अस्थियों का साक्ष्य, अस्थियों, अस्थियों का मतलब यहाँ हड्डियों से है। अस्थियों का साक्ष्य कहाँ से मिला? अस्थियों का साक्ष्य लोथल। फिर इसके बाद हम आगे देखेंगे इस सभ्यता एक मिनट रुकेंगे, अभी आ रहे हैं। आगे देखेंगे इस सभ्यता की, इस सभ्यता की, सभ्यता की, इस सभ्यता के प्रशासनिक राजधानी, प्रशासनिक राजधानी, इस सभ्यता की प्रशासनिक राजधानी, क्योंकि ये भी एग्जाम में अधिकतर पूछ लिए जाते हैं प्रशासनिक राजधानी कहाँ है, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। आगे देखेंगे इस सभ्यता का यही रहेगा, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। फिर व्यापारिक और वाणिज्यिक, वाणिज्यिक राजधानी, इसको देखेंगे लोथल एवं सुतकोता, सुतकोता, इसको देख लेंगे। बस आज के लिए इतना ही। आगे कल फिर हम लोग इसके नगर नियोजन प्रणाली के बारे में देखेंगे और चीजें कैसे क्या हुई इसको देखेंगे। आप सारी चीजों को पढ़िए, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो हमसे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसकी प्रशासनिक राजधानी और वाणिज्यिक राजधानी भी याद रखिएगा। जैसे भारत की प्रशासनिक राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है। भारत की राजनीतिक राजधानी नई दिल्ली है। फिर भारत की न्यायिक राजधानी वो भी नई दिल्ली में, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट स्थित है। फिर भारत की व्यापारिक राजधानी या वाणिज्यिक राजधानी कहाँ है? मुंबई है। आर्थिक राजधानी मुंबई है। ठीक, ये भी देखा जाएगा। और इसके बाद भारत की वैज्ञानिक राजधानी बेंगलुरु, भारत की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी। ये सारी चीजें परीक्षाओं में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। जैसे अभी लेखपाल की परीक्षा थी तो पूछा गया था वाराणसी शहर के बारे में। इस प्रकार से बहुत सी परीक्षाओं में सांस्कृतिक राजधानी के रूप में या सांस्कृतिक केंद्र के रूप में पूछ लिए जाते हैं। तो सारी चीजों को हमको याद रखना है, जिसको आगे विषय में हम बहुत बेहतरीन कंटेंट से पढ़ेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों से भी करवाएं। अपने आसपास के जो लोग हैं उनको बताएं कि अगर बेहतरीन तैयारी करना है, जीएस की विस्तृत कुछ जानना चाहते हो बेसिक से एडवांस तक, तो अभी हम कैलाश को पूरे स्पीड के साथ नहीं लेकर चल रहे हैं, बहुत नॉर्मली तरीके से लेकर चल रहे हैं। और कंटेंट आपको वही मिलेगा जो इम्पोर्टेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये नहीं कि फालतू चीज़ों की तरह हम बकवास को भी पढ़ेंगे, कोई नहीं। बस कंटेंट आपको वही दिया जाएगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षाओं में जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं और जहाँ से पूछे जाते हैं। हमेशा हमारा ध्यान यही रहेगा कि आपको हम हमेशा वही चीज़ बताएं
जो परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो, क्योंकि आपको ज्यादा विद्वान नहीं बनना है, बस आपको परीक्षाओं को बीट करके नौकरी लेना। और कंपटीशन आज के युग में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, आप इसको भी समझते हैं। अब जब बढ़ चुका है तो इसमें निराश होने की कोई जरूरत नहीं, एकदम तत्परता के साथ लगे रहिए और आगे बढ़िए। दो ही चीज देखिए होता है, एक तो व्यक्ति असफल होता है और दूसरा सफल होता है। और 100% हमें विश्वास है कि अगर बताई हुई मार्गदर्शन पर चल रहे हैं, आने वाले समय में हमारी और भी जो टीमें इस पे जुड़ रही हैं, मैथ को लेकर, रीजनिंग को लेकर, हिंदी इंग्लिश करंट को लेकर, उसके साथ अगर आप मेहनत से 6-7 महीने तक अगर संपूर्ण तरीके से लगे रहे, जितना बताया जा रहा है पूरे कंटेंट को इकट्ठा कर लिए, तो कहीं भी कहीं सिलेक्शन होना तय है। कभी भी हार नहीं मानना है। अगर असफलता मिलती है तो उसको भी थोड़ा उसे सीख मिलती है। एक असफल व्यक्ति को पूरी दुनिया से परिचय फिर से होना पड़ता है। वो कहा गया है ना कि असफलता हमें पूरी दुनिया का परिचय कराती है, असफलता हमें पूरी दुनिया का परिचय कराती है। लेकिन ये असफलता और एक सफलता, असफलता हमें पूरी दुनिया का परिचय करवाती है। ये जो है पूरी दुनिया का परिचय कराएगी। लेकिन जो सफलता है ये हमारा जो स्वयं का, आपका खुद का है, खुद का परिचय पूरी दुनिया से करवाती है। आप कौन हैं, क्या हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, जब सफल होता हो मिल जाएगी तो खुद परिचय लोग पा जाएंगे। लेकिन जब आप असफल रहेंगे तो इसका जो परिचय है, आपको पूरी दुनिया का परिचय आपको खुद करना पड़ेगा, कौन क्या है, ये सारी चीजें। और हर असफलता के पीछे देखिए सफलता आपकी राह देख रही है, इतना दूर सफलता आपकी राह देख रही है। हमेशा आपको जब आगे हाथ रखकर हटाएं, हर असफलता के पीछे सफलता आपकी राह देख रही है। यानी कभी भी हार नहीं मानना है, इसको लेकर के चलना। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कंटेंट को पहुंचाएंगे और बेहतरीन तरीके से मिलकर हमारा सहयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। कोई भी कमी, कोई भी आपको संदेह होता है, तुरंत हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा मोबाइल नंबर और सारी चीजें दी गई हैं, आप वहां से हमसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, जो भी दिक्कतें हैं उसको बता सकते हैं। क्लास में भी कोई अगर परेशानी हो, टेक्निकल टीम हमारी लगी हुई है, उसको सुधारने का पूरा प्रयास किया जा रहा है सारी चीजों को। तो अगर कोई भी कमियां रह जाती हैं तो उसको बताएं और जो भी आपको डाउट है सब कुछ दूर किया जाएगा। और आने वाले समय में बस 2 ही 4 दिनों के अंदर हर एग्जाम का सिलेबस और कितना क्या पढ़ना है, सब कुछ कंटेंट आपको धीरे धीरे उपलब्ध हो जाएगा। 5 तारीख से सभी कक्षाएं, जहां तक प्रयास है कि निरंतर रूप से 5 सितंबर सभी कक्षाएं चलें, जिसमें मैथ, रीजनिंग, हर चीज बेहतरीन टीचरों के बेहतरीन कंटेंट से स्टार्ट किया जाएगा। बस आपका सहयोग, आपका धैर्य हमें आगे ले जा सकता है और आप सफलता पा सकते हैं। इसके लिए आज धन्यवाद। और